वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं, बेसिक जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, वरना बाद में आप कई लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलता है हमें, हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक हमारा जो है मार्केट रेगुलेटर्स, न्यूज़ में रहता है मार्केट रेगुलेटर्स, कई बार कुछ एग्जाम्स में भी आया है। मार्केट रेगुलेटर्स किसे बोलते हैं? मार्केट रेगुलेटर्स मतलब अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर बनाए गए हैं। रेगुलेटर्स क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना करें, मतलब पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे आरबीआई क्या है? बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, अगर बैंक कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं तो बैंक के ऊपर डंडा भी चलाता है, पेनल्टी भी लगाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन भी करता है, ऑडिट भी करता है, सब करता है आरबीआई। किसी को बैंकिंग सेक्टर का लाइसेंस लेना है बैंक खोलने का तो आरबीआई ही लाइसेंस देगा, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो आरबीआई का काम है बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी हो, डेवलपमेंट हो, बैंक कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना करें। ठीक है, ताकि लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो, तभी तो बैंकिंग सेक्टर डेवलप होगा। उसी तरीके से आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर है, इसे बोला जाता है इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर आईआरडीएआई। उसके अलावा हमारे पास ये इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें लाइसेंस चाहिए हो इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करने का, कंपनी खोलने का, तो आईआरडीएआई ही लाइसेंस उन्हें देगा। कोई भी स्कीम उनकी लॉन्च होती है तो आईआरडीएआई नज़र रखता है, उनकी परमिशन से ही होती है स्कीम लॉन्च। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर है। उसके अलावा जैसे शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट के रेगुलेटर है। ठीक है, कंपनीज पब्लिक के साथ चीटिंग न करें, इन्वेस्टमेंट के नाम पे झूठे मूठे अपना बड़ा चढ़ा के प्रॉफिट ना बताएं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें गलत डेटा के साथ। तो सेबी फ्रॉड ना हो शेयर मार्केट में, तो सेबी यही सारी चीज़ें देखता है कि ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, शेयर मार्केट डेवलप करे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे लॉफुल तरीके से सारी चीज़ें चल रही हों। ठीक है, उसके अलावा जैसे एक पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीएफआरडीए, ये पेंशन सेक्टर के रेगुलेटर है। इंडिया में पेंशन की जितनी भी स्कीम्स है पीएफआरडीए उसको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है, टेलीकॉम चाहिए तो फाइनेंशियल हो गए। अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है। चाहे वो बीएसएनएल हो, जियो हो, एयरटेल हो, इतनी सारी कंपनीज हैं, वो ट्राई के नॉर्म्स के हिसाब से उन्हें चलना होता है। ट्राई पेनल्टी भी लगाता है, इंस्पेक्शन भी करता है अगर ये गड़बड़ करती हैं टेलीकॉम की कंपनीज। ये सब मार्केट रेगुलेटर्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से मार्केट रेगुलेटर्स हैं, इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास न्यूज़ में कई बार रहता है, नॉर्मली इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन जो अवार्ड है उसे हम बोलते हैं भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, भारत रत्न। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण दूसरा, और पद्मश्री, पद्मश्री, तो 3 कैटेगरी हैं। तो 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में भारत रत्न तो किसी के लिए अनाउंस नहीं हुआ। पद्मा अवार्ड टोटल 139 अनाउंस हुए, पद्मा अवार्ड 139, जिसमें से 7 तो पद्म विभूषण है, मतलब इंडिया के सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी का अवार्ड जो है पद्म विभूषण है। ठीक है, पद्म भूषण जो है हमारा टोटल 19 और 113 हमारा पद्मश्री है। अब इतने सारे लोगों का नाम तो आप याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन नंबर आपको याद होना चाहिए कि कितने लोगों को दिया गया। इन लोगों का नाम आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन है। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है एक ओसामू सुजुकी है, क्योंकि वो फॉरेनर है। ओसामू सुजुकी ये जापानीज हैं, पोस्टोमसली मिला है, इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इनको क्यों मिला है? इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में खासकर ऑटोमोबाइल में, जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी,
तो मारुति के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर रहा है मारुति सुजुकी। तो ये मारुति सुजुकी वाले ओसामू सुजुकी हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा, तो इस वजह से इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो एक ये फॉरेनर भी हैं। बाकी इनमें कोई फॉरेनर वगैरह हो तो वो आपको ये ध्यान रखना है, या कोई किसी वजह से कंट्रोवर्सी में हो तब एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना आपको नंबर ध्यान रखना है कि किस किस को दिया गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास न्यूज़ में रहता है एक DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये ना सब्सिडियरी ऑफ RBI, सब्सिडियरी ऑफ RBI। तो RBI का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बैंक ना अपने कस्टमर्स का भी, इन केस जैसे एग्जांपल है कि कोई बैंक क्रैश हो जाए, तो बैंक अगर क्रैश हो गया तो कस्टमर्स का तो इतना पैसा जमा है अपने अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो बैंक उन कस्टमर्स का पैसा कैसे लौटाएगा? बैंक तो बर्बाद हो गया, लौटा ही नहीं पाएगा। तो बैंक भी अपने कस्टमर्स के पर अकाउंट ना इंश्योरेंस करवा के रखता है। तो पर अकाउंट ना 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस होता है पर अकाउंट, 5 लाख। ठीक है, अप टू 5 लाख इंश्योरेंस कवर। मतलब अगर बैंक क्रैश हो गया तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स पर अकाउंट ना DICGC में क्लेम कर सकता है कि 5 लाख तक के लिए क्लेम कर सकता है पर अकाउंट। 5 लाख तक के लिए क्लेम का मतलब हो गया कि अगर किसी के अकाउंट में जो है 7 लाख जमा हो तो इंश्योरेंस कंपनी DICGC बैंक को ना 5 लाख ही देगी मैक्सिमम। या किसी के अकाउंट में 1000 जमा हो तो उस अकाउंट में 1000 ही देगी, ये नहीं कि उस अकाउंट के लिए 5 लाख दे देगी। तो DICGC क्या करेगा, पर अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपए देगा मैक्सिमम। अगर किसी के अकाउंट में 10 रुपए जमा है तो उस अकाउंट के लिए 10 रुपए ही देगा इंश्योरेंस कंपनी। और किसी के अकाउंट में 100 करोड़ जमा है तो DICGC बैंक को केवल 5 लाख ही देगा, 100 करोड़ नहीं देगा, उसकी अपर लिमिट 5 लाख है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक को अपने कस्टमर्स को हालांकि पूरा ही पैसा ही लौटाना होगा। बैंक बस इतना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है, बाकी उसके पास भी एसेट्स होंगे तो वो सब जोड़ जाड़ के उसे वापस करना होता है। ठीक है, तो DICGC ये ध्यान रखना है कि RBI का पार्ट है, और जो बैंक्स हैं वो अपने अकाउंट होल्डर्स का भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, कंपलसरी होता है। और इन केस बैंक फेल हो जाए तो DICGC में क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कवर के उसमें। ठीक है, उसके अलावा ग्रैंड स्लैम्स के ऊपर भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए रिसेंटली। ग्रैंड स्लैम्स लॉन टेनिस के सबसे बड़े इवेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम्स। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, जनवरी फरवरी के टाइम पे होता है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, इनका ना सिंक्रोनाइजेशन भी आता है। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स, 4 तरीके के। तो कि पहले कौन होता है कैलेंडर ईयर में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऐसा कर सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं इसमें, ईस्ट टू वेस्ट। फिर फ्रेंच ओपन होता है, ये अप्रैल मई में। फिर उसके बाद हमारे पास विंबलडन होता है, ये लंदन में होता है, ये तो फ्रांस में होता है, नाम से पता चल रहा है, विंबलडन होता है। ठीक है, ये जुलाई अगस्त। विंबलडन की खासियत ये रहती है कि विंबलडन ग्रास कोर्ट में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्ले कोर्ट में रहता है। बाकी तो सीमेंटेड ही होते हैं, तो ये क्ले कोर्ट रहता है, ग्रास कोर्ट, ये बिल्कुल खास होता है विंबलडन। ठीक है, तीसरा ग्रैंड स्लैम ये रहता है सबसे लास्ट में, विंबलडन लंदन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि इसमें बाकी में तो नाम से पता चल रहा है, US ओपन US में होता है। तो 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं अगस्त सितंबर। ये लॉन टेनिस के सबसे बड़े इवेंट माने जाते हैं ये 4। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मिक्स डबल, मेंस डबल, विमेंस डबल। तो नॉर्मली हमें जो याद करने होते हैं कि विनर कौन कौन है, विनर केवल हमें मेन सिंगल या विमेन सिंगल ही याद करने होते हैं। मेंस डबल, विमेंस डबल इतनी टाइम एनर्जी बर्बाद नहीं करनी, केवल सिंगल्स हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन है। और बाकी केवल तब पूछे जाते हैं कंट्रोवर्सी में हो या कोई इंडियन जीता हो, तो तब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली कोई इंडियन तो नहीं जीता है, तो इसलिए वो याद नहीं करना, हमें केवल सिंगल्स याद करने होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म मार्केट रेगुलेटर नॉट यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्राई टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का, सेबी शेयर मार्केट का, नबार्ड रेगुलेटर नहीं है। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये आरबीआई की सब्सिडियरी है जिसका काम है, इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर से लोन वगैरह निकले प्रॉपर रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ये इसका काम रहता है, ये रेगुलेटर नहीं है, ये तो आरबीआई का पार्ट है, सब्सिडियरी है, आरबीआई की सब्सिडियरी है। तो हमारा जो आंसर होगा सी। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, तो 7 हैं टोटल, पद्मा अवार्ड 139 है, 7 पद्म विभूषण दिए गए, तो नंबर तुम्हें याद होना चाहिए। और एक फॉरनर है ओसामू सुजुकी, जापानीज हैं, मारुति सुजुकी वाले, उनको दिया गया। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो डी आंसर है 5 लाख। पहले ही 1 लाख भी हुआ करता था, तो तब ये 5 लाख हो गया था बाद में। ठीक है, नॉट अ ग्रैंड स्लैम, अभी हमने बात करी लंदन जो है, ये विंबलडन लंदन में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कैलेंडर ईयर में सबसे पहले होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है, न्यूयॉर्क ओपन कुछ नहीं है, यूएस ओपन होता है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, उससे आगे कुछ करंट अफेयर्स और आते हैं जिसमें बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब, ये भी न्यूज़ में है, पार्कर सोलर प्रोब, ये न्यूज़ में क्यों है? एक तो ये 2018 में हालांकि लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड बाय नासा इन 2018, और ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई क्लोज टू सन। ये बेसिकली भेजा गया सन को स्टडी करने के लिए स्पेस में। तो ये क्या कर रहा है, सन के बहुत क्लोज अभी मूव करके गया था, तो ये सन के कोरोना को स्टडी करेगा, टू स्टडी सन्स कोरोना, सोलर विंड्स वगैरह उनको स्टडी करेगा बेसिकली ये सन के कोरोना को, सन की लेयर को, और ये बहुत क्लोज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो सन की काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला गया, तो ये नासा ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्कर है, पार्कर। ठीक है, तो एक पार्कर सोलर प्रोब। उसके अलावा अगर इंडियन की बात करें ना, वो भी कर लेना ठीक रहेगा, आदित्य L1 है इंडिया, आदित्य पर्यायवाची है सन का, तो हमारा L1 लेग्रांजे पॉइंट है, इसके लिए एक वीडियो भी हमने बनाया है, तो आप वो हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं, लेग्रांजेस पॉइंट आदित्य L1। ये लॉन्च्ड बाय इसरो ने लॉन्च कराया आदित्य L1 को। ठीक है, और ये टू स्टडी सन L1 पॉइंट जो है ना, अर्थ और सन के बीच में ना, के बीच में आता है L1 पॉइंट, लेग्रांजे पॉइंट बोलते हैं। ये टाइप ऑफ पार्किंग स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, तो एक पार्किंग स्लॉट टाइप का है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो अपने आप ही मूव करने लगता है, मतलब पूरे सिस्टम के साथ, सोलर सिस्टम के साथ। तो टाइप ऑफ पार्किंग स्लॉट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है लेग्रांजे पॉइंट। 5 टाइप के लेग्रांजेस पॉइंट होते हैं, तो आप हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पार्कर तो नासा का है, आदित्य L1 इंडिया का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक बांगुस वैली, ये अभी करंट में न्यूज़ में थी, बांगुस वैली कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट JNK में। इसको ना इको टूरिज्म के लिए JNK की सरकार प्रमोट कर रही है, इको टूरिज्म, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, JNK गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ पर टूरिस्ट, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो बांगुस वैली कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे काफ़ी पैसा बजट भी एलोकेट करा है JNK की गवर्नमेंट ने, तो इसलिए एक न्यूज़ में था। उसके अलावा बात करते हैं कि इंडिया के ना 9 पोर्ट्स जो हैं इन टॉप 100 पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के टॉप 100 पोर्ट में गिना जाता है। ठीक है, आए हैं 9 पोर्ट, जिसमें प्राइवेट पोर्ट भी हैं, गवर्नमेंट पोर्ट भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करा है इसमें,
और इसमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें आंध्रा की तो एक तो कृष्णापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, कृष्णापट्टनम, विशाखापट्टनम। उसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो मुंद्रा पोर्ट है, ये तो आंध्रा में है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात में है, मुंद्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, और एक पीपावव पोर्ट भी है, पीपावव पोर्ट। ये दोनों अडानी के कंट्रोल में है, अडानी इसमें काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट पोर्ट हो गए मुंद्रा और हजीरा पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपावव पोर्ट भी गुजरात में है। उसके अलावा कोचीन, ये केरला में है। उसके अलावा JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये तो महाराष्ट्र में है, JNPT ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। 3 कितने को 5 6 7। उसके अलावा चेन्नई पोर्ट है, एक चेन्नई पोर्ट है। उसके अलावा कमाराजार है, कमाराजार पोर्ट तमिलनाडु में है, दोनों के दोनों। और ये जो कमाराजार पोर्ट है ये नया नाम है, पहले इसका नाम था इन्नौर पोर्ट, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इंडिया के 9 पोर्ट जो हैं दुनिया के टॉप 100 पोर्ट्स में आए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो पोर्ट के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मुंद्रा, हजीरा, पीपावव, क्योंकि ये बड़े बड़े मेजर पोर्ट हो गए, ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ में है। तो आइए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बन रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विच स्पेस एजेंसी, तो अभी हमने बात करा है पार्कर, नासा ने लॉन्च करा है, तो सी हमारा आंसर है नासा। इंडिया की अगर आदित्य L1 की बात करें तो इसरो ने लॉन्च करा है। उसके अलावा बांगुस वैली, अभी हमने बात करी जम्मू एंड कश्मीर, इसका आंसर है बी। इन्नौर पोर्ट कमाराजार पोर्ट का कमाराजार इसका नया नाम है, इन्नौर पोर्ट पुराना नाम था, तो सी हमारा आंसर है। मुंद्रा पोर्ट तो हमने अभी बात करी कि गुजरात में है, पीपावव पोर्ट भी गुजरात में, अन्ना पोर्ट कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये 3 हमारे आंसर हो गए। तो आइए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।